Assalamu alaikum everyone. We have Mr. Adil Farooq here, who is a lawyer, well known in Milton. So I won't take too much time to introduce about himself. And Shama Habib, she is financial advisor. तो चूँकि आप सब इंजीनियर्स हैं, एनईडी से हैं, तो और लैंग्वेज भी सेम है, तो कोशिश करूँगा मैं उर्दू में बात करूँ और ये लोग भी। आप अपने तमाम सवालात करें इनसे, जो भी आप समझते हैं विल के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। फील फ्री एंड दे आर हियर। प्लीज़ आदिल फारूक साहब, प्लीज़ गो अहेड एंड गिव इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू ऑल माई फ्रेंड्स, so they can make like right decision for their future, for their families and for themselves. Thank you so much. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे खुर्शीद भाई ने बताया कि मेरा नाम आदिल फ़ारूक है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कनाडा में 2004 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी लॉ फर्म है मिसिसागा में, मेरा हेड ऑफिस है आदिल लॉ प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के नाम से, और मिल्टन में भी मेरा ऑफिस है जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स से बाय अपॉइंटमेंट मिलता हूँ। और आज स्पेशली जिस पर्पस के लिए ये मेरा ख्याल है जो हम सब इकट्ठे हुए हैं वो विल के नॉलेज के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, उनकी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं विल को लेके। नॉट ओनली विल और पावर ऑफ अटर्नी को लेके भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं, जिसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या ये ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे आज ब्रीफली कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, लेकिन प्लीज़ एक चीज़ को आप सब जहन में रखिएगा। एज अ डिस्क्लेमर मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं बात करूँगा इट्स अ जर्नल इन्फॉर्मेशन। हर इंडिविजुअल्स की नीड्स डिफरेंट हैं, हर इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, तो इसलिए प्लीज़ वो जो मैं बातें करूँगा उसको अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, लेकिन नॉट एज इज़। अगर आपको कोई ख़ास क्वेश्चन हो, जनरल क्वेश्चन हो, आप मुझे बेशक यहीं पे पूछ लीजिएगा, लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल क्वेश्चन हो जो कि आप सबके सामने ना पूछ सकें, और ऐसा होता है क्योंकि ये लीगल चीज़ें हैं जिसमें कि कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और हमारे क्लाइंट्स के लिए भी। तो अगर कोई आपका इस मीटिंग के बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे बिज़नेस कार्ड में आपसे शेयर कर दूँगा। फील फ्री टू कॉल माई ऑफिस। तो चलें, कमिंग बैक टू दी विल थिंग, तो इसको थोड़ा सा ना मैं इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों में से आई वुड जस्ट वांट टू बाय शो हैंड आप करना चाहेंगे कितने लोगों को लगता है कि विल बनाना इम्पोर्टेंट है? राइट तो क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको क्यों लगता है कि मरने के बाद आप जायदाद के मुतालिक उसको डिवाइड करना चाहते हैं, या मरने के बाद आप समझते हैं कि जी बच्चों को डिवाइड करने के लिए करना चाहते हैं, या जस्ट आपने सुना है कि जी विल होनी चाहिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है? ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। मेरे पास यकीन कीजिए कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं ओ हो जी हमें तो ये पता चला है कि अगर मैं मर गया बगैर विल के तो मेरी सारी जायदाद गवर्नमेंट ले जाएगी। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन, ये देखिए ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। इसका दूर दूर तक इस कॉन्सेप्ट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप एक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी सोचें, फिर सारी ज़िंदगी काम आप लोग करें, कमाएं आप लोग, तो वाई द गवर्नमेंट विल टेक इट? जबकि आपने पीछे अपने बच्चे बीवी छोड़े हैं, तो वाई गवर्नमेंट टेक इट? और दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, जिसमें उनका लोकल सक्सेशन लॉ ना हो। इसी तरह कनाडा का भी सक्सेशन लॉ है। हाँ, वो ये अलग बात है कि वो सक्सेशन लॉ जो है वो कनेडियन जो सर्कमस्टांसिस हैं या जो भी यहाँ का माहौल है या जो भी यहाँ का कल्चर है उसको देख के वो सक्सेशन लॉ बना हुआ है। और हमारे बहन भाई जो ख़ासकर मुसलमान हैं वो ज़्यादातर विल इसलिए बनाने की कोशिश करते हैं, जो मेरे पास आता है कि अमूमन दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये कि वो कहते हैं जी हम इस्लामिक जो डिवीजन है उसको फॉलो करना चाहते हैं, और कुछ होते हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, वो कहते हैं यार हम ये नहीं चाहते कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे किसी फॉरेस्टिंग हाउस में चले जाएं, किसी गोरे काले पीले नीले के पास चले जाएं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं हमारे ही जैसे किसी यहाँ दोस्त के पास, फैमिली के पास जाएं, गवर्नमेंट का उनके ऊपर कंट्रोल ना हो। दीज आर मोर मेजर रीजंस जिसके लिए लोग जो है ना विल बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे और बनाते भी हैं।
तो जो विल का प्रोसेस है उसको देखने शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें मैं आपको और आपके नॉलेज के लिए बता दूं। जो विल होती है वो हर किसी की इंडिविजुअल होती है। अब बहुत सारे मेरे कपल जो आते हैं, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग अपने वाइफ्स के साथ यहाँ पे आते, अपनी स्पाउसेस के साथ यहाँ पे आते। अगर आपकी स्पाउसेस यहाँ पे होती तो उनके, बिलीव मी, उनके आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस होने थे कि भाई ये आदिल जो कह रहा है इसका इम्पैक्ट इस तरह से क्यों हो रहा है और इस तरह से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि विल हर इंसान की अलग बनती है। कुछ लोगों की ये भी मिसकंसेप्शन है, ओ मियाँ बीवी हैं ऐसा करें एक ही विल बना दें। जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं मजाक में उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा अच्छा अगर आप दोनों मियाँ बीवी का एक ही टाइम पे मरने का प्रोग्राम है ना तो मैं फिर विल एक बना देता हूँ कि दोनों इकट्ठे मरो, एक ही विल, तुम्हारा थोड़े से पैसे बच जाएंगे। वो आगे से कुछ तो माइंड भी कर जाते हैं, वेरी गुड सेविंग स्ट्रेटजी, कुछ माइंड भी कर जाते हैं, कुछ मजाक में से समझ जाते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल की विल अलग होती है और हर इंडिविजुअल की विल उसके मरने के बाद एक्टिव होती है। एंड गॉड नोस किसने कब मरना है। अगर बीवी की डेथ पहले हो गई है तो सिर्फ उसकी विल एक्टिवेट होगी, हस्बैंड की विल एक्टिवेट नहीं होगी, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो और हर बंदे की इंडिविजुअल विल होती है, और विल जो होती है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है जिसको आप ज़िंदगी में किसी वक्त भी अमेंड कर सकते हैं या रिवोक कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मेंटली ठीक हों। अगर किसी शख्स को कोई अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई ऐसी मेंटल हेल्थ इशू आ जाते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि दे आर इनकैपेसिटेटेड फॉर मेकिंग देयर लाइफ डिसीजन, उसके बाद आप लोग अपनी विल को चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स अ डिवाइडिंग लाइन कि कब चेंज कर सकते, कब नहीं चेंज कर सकते। और विल जो होती है उसकी जब हम बनाते हैं जैसे, और ऐसे ही होता है कि उसकी सिर्फ एक कॉपी ओरिजिनल बनती है, जो कि कई दफ़ा 99% मैं क्लाइंट्स को खुद ही देता हूं कि भाई आप अपनी ओरिजिनल अपने विल अपने पास है। कुछ क्लाइंट्स हमारे पास भी छोड़ देते हैं ओरिजिनल विल, क्योंकि जब किसी की डेथ होती है तो ओरिजिनल विल हमारे पास वापस आती है, तो उस वक्त हम उस ओरिजिनल विल को कोर्ट में जमा करवाते हैं। इस टॉपिक को मैं बाद में टच करूँगा, पहले विल पे वापस आते हैं। विल बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट ट्रस्टीज, ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर, इट्स अ सेम थिंग। एक ही कैरेक्टर के दो लीगल नाम हैं, और इस ट्रस्टी का मकसद ये होता है कि मरने वाले की जायदाद को अपने कंट्रोल में करना, उसको उसकी जो विश है उसके मुताबिक डिवाइड करना। That is the role of trustee। अब यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शंस ये भी होते हैं, ओहो ये ना हो ट्रस्टी सब कुछ अपनी जेब में डाल ले और हमारे जो बेनिफिशियरीज हैं उनको कुछ ना मिले। ठीक है, ये एक जेन्युइन सा कंसर्न होता है, इसीलिए लोग हमेशा किसी ऐसे बंदे को ट्रस्टी बनाते हैं जिसके ऊपर उनको ट्रस्ट होता है कि बंदा ये ईमानदार है, जो मैं कहूँगा उसके मुताबिक करेगा। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो, आपका अगर ट्रस्टी $1 भी अनजस्टिफाइड अपने जेब में डालेगा, तो यहाँ पे कनेडियन लॉ इस मामले में बहुत सख्त है, बहुत टाइट लॉ बनाया है उन्होंने कि कोई भी स्ट्रेंजर या बेनिफिशरी सिर्फ एक छोटी सी कोर्ट में एप्लीकेशन करेगा, और अगर ट्रस्टी ने कोई फंड्स अपने पर्पस के लिए यूज़ किए हुए हैं तो वो उसके पर्सनल एसेट्स में निकाल के बेनिफिशरीज को कोर्ट देगा। दैट्स द लॉ हियर। तो इसलिए ट्रस्टी बनाने से पहले आपने अपनी तसल्ली करनी है कि जिसको आप ट्रस्टी बना रहे हैं वो आपके इत्तेमाद का शख्स हो, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रस्टी की सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक ये कि उसकी जिस दिन हमने विल बनाई है उसकी एज 18 साल होनी चाहिए मिनिमम, और दूसरी ये कि वो साउंड माइंडेड होना चाहिए, उसको उस वक्त कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है, ओहो क्या मैं अपने किसी ऐसे बहन भाई को बना दूं जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है या दुनिया के किसी और कोने में बैठा हुआ है। अब इसकी भी ना बड़ी प्रैक्टिकल सी अप्रोच होती है। इस लोगों से मैं अगेन, मेरा कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे होते हैं लोगों से करना, अगर उसका जवाब उनके पास होता है तो वही प्रोसीड। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले यू शुड नो कि अगर आपने किसी को पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी दूसरी कंट्री से ट्रस्टी बना दिया है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या उसको वीज़ा मिलेगा यहाँ का कि नहीं मिलेगा।
इट्स अ बिग चैलेंज। अगर आप ये समझते हैं कि वो आपकी वीज़ा ऑफिसर के पास जाएगी और ठक से वीज़ा लगा देगा, ऐसा नहीं होगा। वो फिर वीज़ा ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है, वो लगाए वीज़ा या ना लगाए। दूसरी प्रैक्टिकल रीज़न जो होती है, जिसको आप इवन आपका कोई बहन भाई अमेरिका में बैठा हुआ है, कहता है अमेरिका में हो तो आराम से आ जाएगा, ये सोचिए कि क्या वो अपनी फैमिली को छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, क्या यहाँ पे आके आपके काम संभाल सकेगा? क्या उसके पास टाइम है? क्या उसकी फैमिली उसको परमिशन देगी या उसकी फैमिली से उसको टाइम मिलेगा ये सारा कुछ करने का? ये आप लोगों ने डिसाइड करना है बिफोर यू मेक एनीवन अ ट्रस्टी। और अमूमन मेरी सजेशन अपने क्लाइंट्स को ही होती है कि प्लीज़ जब भी विल बनाएं, मियाँ बीवी, अगर आप अगर मैरिड हैं तो मियाँ बीवी दोनों आए विल बनाने के लिए। उसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो दोनों मियाँ बीवी को पता चल जाता है कि विल का प्रोसेस क्या है, दूसरा कि सबसे अगर मियाँ बीवी के रिलेशनशिप ठीक हैं तो बीवी 99.9% हस्बैंड को ट्रस्टी बना देती है और हस्बैंड जो होता है वो बीवी को ट्रस्टी बना देता है कि एक मरे तो दूसरे को कंट्रोल में चला जाए सारा कुछ उसको। इस सिचुएशन में हमेशा वी रिकमेंड कि कम से कम एक ऑल्टरनेटिव ट्रस्टी भी होना चाहिए। अब ऑल्टरनेटिव ट्रस्टी कंडीशंस वही हैं दो, 18 साल एंड साउंड माइंडेड। नंबर कैन बी एनी, 2 बना लें, 3 बना लें, 4 बना लें, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन वो हम उसको ऑल्टरनेटिव करते जाते हैं। सीक्वेंस में भी कर सकते हैं और ज्वाइंटली भी कर सकते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप समझते हैं दोनों जो हैं सेंसिबल बच्चे हैं और जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि अगर मियाँ बीवी कुछ हो जाए तो मेरे दोनों बेटों या दोनों बेटियों या बेटा बेटी जो हैं उनको इकट्ठे ट्रस्टी बना दो, हमारा ऑल्टरनेट, दोनों मिलके फैसला करें। कुछ लोगों की ये अप्रोच भी होती है, लेकिन इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है ये कि ट्रस्टीज जो होते हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा बना दिए, 2 बना दिए, तो दोनों दे शुड बी ऑन द सेम पेज एवरी टाइम दे मेक अ डिसीजन आफ्टर योर डेथ। अगर एक को लगता है कि इधर जाना सही है, दूसरे को लगता है इधर जाना सही है, तो दे आर स्टक विद ईच अदर। अगर वो एक राय पे ना कायम हो सके तो वो मामला कोर्ट तक चला जाता है और कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रस्टी का डिसीजन सही है मरने वाले के लिए। और वो जाते भी स्टेट के एक्सपेंस में है कोर्ट में, खर्चा मरने वाला का हो रहा होता है। ट्रस्टी आपस में लड़े होते हैं, खर्चा मरने वाला का हो रहा होता है, क्योंकि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है ना। तो इसलिए अगर आप समझते हैं कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो हमेशा ऑल्टरनेटिव करें। पहले बड़ा बेटा या बड़ी बेटी या जो भी आप करना चाहें, फिर दूसरे पे दे दें, फिर तीसरे पे दे दें, ऐसे भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर जहाँ पे 3 हो जाए ट्रस्टी आपके, देन यू आर सेफ, काइंड ऑफ सेफ, जिसमें हम उनको लिख देते हैं कि भाई अगर डिस्प्यूट आएगा तो कोई मेजोरिटी का डिसीजन जो है फाइनल होगा। कोई भी 2 एक तरफ हो जाएंगे तो वो डिसीजन ठीक होगा, तीसरे को हम वाइप आउट कर देंगे। जी, तो डिवाइड कौन करेगा? मरने वाला तो मर गया, अभी तो हम वहाँ पहुँचे नहीं है, बेनिफिशियरी तो पहुँचे नहीं अभी तो हम सिर्फ ट्रस्टी को बना रहे हैं, जिसने लाजमी है। अगर आप ट्रस्टी नहीं बनाएंगे तो गवर्नमेंट का एक स्टेट डिपार्टमेंट है, वो ट्रस्टी पॉइंट कर देंगे, वो जो $400 से $500 पर आवर चार्ज करेंगे स्टेट को, तो वो आधी स्टेट तो वही ले जाएंगे आपकी लीगल एक्शन में। और यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग बात है, कुछ मेरे दोस्त और कुछ अच्छे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, वो मुझे कहते हैं आदर साहब आप हमारे ट्रस्टी बन जाएं। मैं कहता हूँ यार मैं बन तो जाता हूँ, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो नहीं टाइम नहीं है, जो मेरा टाइम लगेगा आई एम एलिजिबल टू चार्ज दैट, जो मेरा पर आवर राइट है। क्योंकि हर जो ट्रस्टी होते हैं ना, आप ये मत समझिएगा कि ट्रस्टी आपका फ्री में काम करेगा, करने को कर सकता है, लेकिन लीगली ट्रस्टी इज अलाउड टू चार्ज द स्टेट जो भी वो कमाने के काबिल है। दैट्स द प्रिंसिपल। अगर वो $15 पर आवर कमाने के काबिल है और 100 घंटे लगाता है उसके ऊपर, तो उसको $1500 मिलेगा जी इनकम प्लेसमेंट के लिए। अगर वो $1000 पर आवर कमाने के काबिल है तो 1.5 लाख लीजिएगा। दैट्स हाउ इट वर्क। तो जी नहीं, आई विल बी हैप्पी। हम लोगों को डिस्क्लोजर कर देते हैं, लेकिन मैं पर्सनली नहीं बनता। मैं इनको सजेस्ट करता हूँ मुझे मत बनाइए, क्योंकि एक तो हम लॉयर्स होते हैं, हमारी अप्रोच डिफरेंट होती है। फैमिली का पहला राइट होता है इन चीज़ों के ऊपर। तो जी ट्रस्टी का फिजिकली होना लाजमी है क्या जब ये डिसीजन? जी कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी है, कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स साइन करने होते हैं, बहुत सारे ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने होते हैं, टैक्स फाइल करने होते हैं।
उन्होंने समझा कि मरने वाले की